तो इंडिया गठबंधन को क्रॉस वोटिंग का करंट, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज शो में जो हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, अभय दुबे जी और राकेश शुक्ला जी। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए जो चुनाव हुआ है, वहां अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुल 68 वोट जो डले हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 ही विधायक आते हैं। 100% वोटिंग हुई है और ऐसे में अब नतीजे की घड़ी सामने आने वाली है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मामला क्योंकि नतीजा भले ही राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में सामने आएगा, लेकिन इसका असर पूरा का पूरा हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर पड़ने वाला है। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता है फिर तो सुक्खू सरकार चैन की सांस ले सकती है, लेकिन अगर यहां खेल पलटता है और हिमाचल में बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, फिर तो मतलब साफ तौर पर गई हिमाचल में कांग्रेस सरकार। अभय दुबे जी, करप्ट करंट देखिए कैसे महिमा मंडन किया जाता है। यही तो मोदी जी की गारंटी है। भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रजातंत्र। उत्तर प्रदेश में वोट नहीं होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा सीट पर लड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में लड़ रहे हैं, कर्नाटक में लड़ रहे हैं। ये क्या परिस्थिति है? देश ने खुली आंखों से चंडीगढ़ में देखा कैसे सत्ता की लूट कैमरे के सामने हुई, और यही चल रहा है इस प्रजातंत्री व्यवस्था में। और हम महिमा मंडन करते हैं। देखिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, यही तो मास्टर स्ट्रोक है। रिटेल काउंटर बना दिया प्रजातंत्र को, सीधी खरीद फरोख्त करते हैं। ऐसा एक प्रांत बता दीजिए जहां इन्होंने नहीं किया। एक सेकंड अभय जी, पूरे सम्मान के साथ आपको रोक रही हूं। आप यहां पर, अच्छा है, आपको जो कहना है आप आगे भी कहिएगा, जिस तरीके से आप मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनको सुना आपने? सुना या नहीं सुना सर? बस मुझे इतना बता दीजिए। अगर आपने उनको सुना होगा सर, तो उन्होंने बात ये कही है कि साहब हमारे यहां हमारी सरकार से स्वाभाविक नाराजगी हमारे विधायकों को। इसे किस रूप में इंटरप्रेट करेंगे सर आप? लेकिन मतलब खामियां आप में है सर, फॉल्ट लाइन खुद आपकी पार्टी में है, और यहां आप ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर। मतलब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दूध की धुली हो गई, ऐसा कहना? मैं वो कह ही नहीं रही हूं। मैं तो ये कह रही हूं कि आपकी पार्टी की अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में, वो तो कह रही है स्वाभाविक है नाराजगी। बात लाख खामियां सरकारों में हो सकती, आलोचना समालोचना हो सकती, लेकिन यहाँ प्रजातंत्र की लूट की खुली छूट थोड़ी दी जा सकती है। क्या बात कर रही है? हमने नहीं देखा कर्नाटक में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई। सर आपने कर्नाटक की बात कर ली, तो कर्नाटक में वहां पर बीजेपी के विधायक जो हैं वो आपके उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर रहे हैं सर। वहां क्या हो रहा है? वहां पर आपने लूट खसोट मचा रखी है। हमको आवश्यकता थी क्या कर्नाटक में? बताइए। हमको तो कोई आवश्यकता कर्नाटक में नहीं थी क्रॉस वोटिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जगह अपना एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा करके ये सिद्ध कर दिया कि ये प्रजातंत्र का रिटेल काउंटर खोलकर बैठे, मुखोटा लगा रखा है इन्होंने। तो सर जरूरत इस हिसाब से, जैसा कि आपको कर्नाटक में जरूरत नहीं थी, ऐसे ही फिर हिमाचल में भी कहां जरूरत थी? वहां पर भी 40 विधायक थे आपको, लेकिन वहां तो आप कह रहे हैं कि साहब लूट खसोट हो गई, बीजेपी ने कर ली। अब जब कर्नाटक के अंदर उसी तर्ज पर आपको दूसरी पार्टी के विधायक आप वाले उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, तो वहां आप कह रहे हैं हमें तो जरूरत नहीं थी साहब। आपने जो आशंका जताई है उस आशंका पर यह मेरा वक्तव्य है। परिणाम आने के बाद हमको पता लगेगा, लेकिन यह आशंका निर्मूल इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में मोदी सरकार की कैबिनेट ने फैसला ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारते हुए कहा कि जो संविधान में शक्ति सर्वोच्च अदालत को नहीं है, वो मोदी सरकार अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ कहकर सरकार गिरा देती। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये जब से सत्ता में आए हैं यही खेल खेल रहे हैं और देश देख रहा है। डॉक्टर अजय आलोक आइए, ये आप लोग जो सत्ता के लूट खसूट का खेल खेल रहे हैं, ये देश देख रहा है। और वो उत्तराखंड से लेकर अभी हाल में जो चंडीगढ़ में हुआ है उस तक का एग्जाम्पल उदाहरण के साथ कटघरे में आपको खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, अब कांग्रेस की हालत देख के मुझे साफ साफ लग रहा है कि रुदाली बनने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। अभय दुबे जी तो रुदाली का किरदार बहुत अच्छा से अदा करते हैं। क्या विलाप कर रहे हैं साहब, शाबाश। बिहार में कौन से राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं? बिहार में कौन से चुनाव हो रहे हैं? आज आपके 2 कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये लोकतंत्र का लूट हुई है। साफ कहा कि आपके नेतृत्व में भरोसा नहीं है। परिवार
से चुन के अपना प्यादा बैठाने की प्रवृत्ति जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं लाएंगे ना, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। अभी भी समय है, मुक्ति पाइए गांधी परिवार से तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। पर उसका जवाब तो दीजिए ना भयानक डॉक्टर अजय आलोक। नेतृत्व जो अभय दुबे जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब नंबर था नहीं इनके पास, ये लूट खसोट में माहिर लोग हैं। मतलब हिमाचल में देख लीजिए, वहां पर 35 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, आपके अपने 25, 3 निर्दलीय 28, तो मतलब लूटने की तैयारी पहले से थी ना। उत्तर प्रदेश में क्या किया, 37 चाहिए एक को राज्यसभा पहुंचाने के लिए, आपके पास तो नंबर था नहीं, तो समाजवादी पार्टी उसके अंदर ऐसी सेंधमारी की है कि वहां पर भी आप लोग बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लूट खसोट इसको कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? और अगर आपकी नजर में लूट खसोट नहीं है तो क्या है? रोमाना जी, लूट खसोट नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमें 8 कम थे और समाजवादी पार्टी के पास 3 कम थे। मतलब दोनों पार्टियों में से किसी के पास बहुमत नहीं था कि वो अपना समाजवादी अपना तीसरा या हम अपना 8वां लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे चुनाव होना था। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 25 थे, 10 कम थे। आज की तारीख में जब सत्तारूढ़ दल से लोग खुद आके कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, हाँ, आप अपना प्रत्याशी दीजिए, ठीक है, तो हमने प्रत्याशी दिया है। सही बात है। इनके तरफ से वोट जाए तो इनकी अंतरात्मा की वोट हो जाती है। अब कोई खुद आ रहा है हमारी पार्टी में वोट देने के लिए तो एकदम बिल्कुल हमने लोकतंत्र मजाक बना दिया। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप जो आज बात बिहार कह में रहे कोई हैं, चुनाव नहीं है, 2-2 कांग्रेस पार्टी के सर आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पर एमएलए। जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पर जवाब ले लेती हूँ। अभय जी आऊंगी आपके पास, मनोज काका के पास जरा पहले चलते हैं। मनोज काका जी, मतलब अब खुद ही अगर आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी क्या करे भाई? जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए आना चाहता है बीजेपी में, उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए ना मनोज पांडे जी भी चले गए, कितने बड़े आपकी पार्टी के नेता थे, चीफ व्हिप। जी जी जी, आइए। रोमाना, आपका कितना वाजिब और कितना सटीक निर्माण है, कितना राष्ट्र निर्माण हो रहा। राष्ट्र निर्माण क्यों नहीं हो रहा? जो राष्ट्र पर कर्जे 55 लाख करोड़ रुपए के थे वो 173 लाख करोड़ रुपए हो गए, तो राष्ट्र निर्माण हो ही रहा है। पूरे देश में भूखमरी में क्या हालात है वो निर्माण हो ही रहा है, आप देख ही रही हैं। और उस पार्टी से आप सुचिता की क्यों नहीं उम्मीद करेंगी? जो पार्टी जब असम में लोग बाढ़ की पीड़ा से मरमाहत थे और मर रहे थे, तब पार्टी एक प्रांत के विधायकों को लेकर के वहां आई हुई थी। उस पार्टी की आप प्रशंसा करिए और उसकी भूरी भूरी उस नेता की स्तुति गान करिए, आपदा मत करिए। जिस नेता को इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा कि हम लोकतंत्र की लूट और लोकतंत्र की हत्या नहीं देख सकते हैं, वो कौन लोग थे जो चंडीगढ़ को जाए शहरा लाए थे? उनको शर्म आती है कि नहीं? नैतिकता जरा सी भी है कि नहीं है? ये तो सवाल है। मनोज काका जी सुनिए, तो आपकी इतनी नाराजगी बीजेपी के लिए मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, और बड़ा मुख्तसर सा सवाल है मेरा, जरा गौर से सुनिए। सवाल ये है साहब, ये जिस पार्टी के नेता की आप पोल खोल करने का काम यहां मेरे शो एबीपी न्यूज के मंच के जरिए कर रहे हैं, सर ये हकीकत अपनी पार्टी के ही नेताओं को बता देते ना सर। अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता छोड़िए, कम से कम विधायकों को ही असलियत दिखा देते। वो क्यों इतने लालायत हो रहे हैं, वो क्यों दौड़े चले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ? इसका जवाब दे दीजिए ना, या फिर कमजोरी आप लोगों में ही है सर? रोमाना, ये सवाल तो आपने बड़ा वाजिब तरह, थोड़ा उत्तर देने का भी समय दीजिए, समता का भाव रखिए। ये सवाल, आप जो पार्टी इस देश के संस्थाओं को इस तरह से यूज कर रही हो, ईडी को, सीबीआई को इस तरह से यूज करे जैसे उसके अनुसांगिक संगठन हो, आप उस पार्टी से पूछ रही हैं। जो पार्टी उन लोगों को क्या बुला लेती है जो लोग इस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को कहते हैं, गालियां तक देते हैं उनको बाहर। तो बीजेपी सत्ता के लिए और सत्ता बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए लोकतंत्र की किसी भी मर्यादा और नैतिकता का पालन करती है क्या? जो बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना चुकी हो, जो बीजेपी इस देश में जितने भी तरह के तानाशाह हैं उनका सहारा लेना चाहती हो, उस बीजेपी से आप नैतिकता की और उसकी तारीफ कर रही है, स्तुतिगान कर रही है। और किसको किसी का स्तुतिगान नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जो स्तुतिगान यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, वो स्तुतिगान आप अपनी पार्टी के विधायकों के सामने कर लेते। अपनी पार्टी के विधायकों को ही कम से कम ये स्तुतिगान आप सुना देते, ताकि आपकी पार्टी के विधायक इधर उधर वाला खेल ना खेले। मैं तो बस इतना कह रही थी सर, मैं किसी का स्तुतिगान नहीं कर रही। मैं तो कह रही हूँ आप जो गान यहाँ पर बैठकर गा रहे हैं सर, वो आप अपनी पार्टी के विधायकों के सामने राग अलाप देते, ताकि उनको वो कहीं ना कहीं जहन में बैठ जाती बात। लेकिन आपने जो बात कही है सर डॉक्टर अजय आलोक के पास चलते हैं ना लेकर दर्शकों को। आपने एक पॉइंट उठाया ना, ईडी सीबीआई वाला पॉइंट आपने उठाया, इस पर जवाब लेती हूँ डॉक्टर अजय आलोक से। ये ईडी सीबीआई के जोर पर डॉक्टर अजय आलोक
मजबूर कर रहे हैं आप बाकी पार्टी के नेताओं को कि वो आपकी तरफ आए? जिनकी अपनी और नैतिकता साथ ही हर साल बदलती हो, उस अजय आलोक से आप सर्टिफिकेट ले रही है। अरे सुन तो लीजिए, उनका पक्ष तो जान लीजिए सर। लोकतंत्र है ना अभी देश में, सबको सबकी बात सुनने का सबको अधिकार है ना। डॉक्टर अजय आलोक की बात भी सुनने दीजिए मनोज घाटा जी। लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज अलाइव सर, डेमोक्रेसी इज अलाइव। रोमाना जी देखिए, व्याकुल भारत अब कोई हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपना घर संभलता नहीं है, दोष हमें दे रहे हैं। आप एक बात देखिए, अब ये ईडी सीबीआई ये सब को संवैधानिक संस्थाओं को ले आइए, ये सब राज्यसभा में वोटर हैं क्या? ये सब राज्यसभा के वोटर हैं क्या? संवैधानिक संस्थाएं, ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे कोई हो, जिसको ला रहे हैं बीच में। संदर्भ है राज्यसभा के वोटिंग का। आपके पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिम्मेदारी आपकी है अपने विधायकों को रोकने की। आप नहीं रोक सकते क्योंकि आपका नेतृत्व अपरिपक्व है। ना वो कह रहे हैं भाई बहन होए ना प्रीत, ये उनकी पार्टी के विधायकों को जो इतना प्रीत बीजेपी से हो रहा है, दरअसल इसके पीछे की स्क्रिप्ट जो है वो डर के हिसाब से लिखी गई है। डराकर ईडी सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों का भाई बहन होए ना प्रीत। डॉक्टर अजय आलोक, ऐसा है कि भय भी होए ना प्रीत, ये उनको होता है जिनको भय लगता रहता है। राजनीति में भय भी नहीं होता है, प्रीत भी नहीं होती है। राजनीति में लोग अपना फायदा देखते हैं। देखिए रोमाना जी, हर राजनीतिक पार्टी में 3-4 थिंक टैंक होते हैं जो जनता का मूड, जनता का पल्स असेस करते हैं। आप ये देखिए कि भारतीय लोकतंत्र में कितना टेक्टोनिक शिफ्ट आया है कि ये थिंक टैंक, यही थिंक टैंक अब कन्विंस हो चुका है दूसरी पार्टियों का कि जनता का पल्स नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ है। और आज इसीलिए तमाम पार्टी के लोग अपना राजनीतिक भविष्य सिक्योर करने के लिए बीजेपी के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है देश में एक अलग भावना चढ़ी है, ये लोग समझ नहीं रहे। मुझे लगता है उस पर एक रिएक्शन जरा वरिष्ठ पत्रकारों का हमें लेना चाहिए। मैं अभय जी से शुरुआत करूंगी। जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी डॉक्टर अजय आलोक ने किया कि ये पल्स समझ रहे हैं नेता जनता की, इसी वजह से क्या इंडिया गठबंधन को ये क्रॉस वोटिंग का करंट लग रहा है? देखिए, करंट नहीं है, मैं तो कहूँगा ये 440 वोट का झटका है। ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। इससे क्या होगा कि विपक्ष का मनोबल और भी ज्यादा कमजोर होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लोग, पार्टियां जनता के पास जनादेश के लिए जाती हैं। जनता उन्हें वोट करती है, या तो विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिलता है या सत्ता पक्ष में जाने के लिए जनादेश मिलता है। दोनों ही हालतों में आपको अपनी राजनीति बचा के रखनी पड़ती है। अगर आप अपनी राजनीति खुद नहीं बचा पाएंगे तो दूसरा जो आपके विपक्ष में खड़ा हुआ है वो तो अपने मैनिपुलेशंस करेगा, वो अपनी राजनीति करेगा। ठीक है, आप बहस में उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आपको लगाना भी चाहिए, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि वो सिक्के के उस पहलू में क्या हो रहा है। लेकिन असली बात क्या है कि अगर आप अपनी, देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष के वोट तोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो विपक्ष में पार्टी है वो सत्तारूढ़ दल के वोट तोड़ रही है। बिल्कुल, आप देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं हमने तो व्हिप जारी किया था, जबकि सब लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि इस तरह के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। व्हिप जारी करना ही कानून के खिलाफ है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं व्हिप जारी किया था। आप कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, हाँ जी। उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार के सभी चुनाव माने जाते हैं कि सदन से बाहर घटित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये सदन की कार्रवाई नहीं माने जाते और ना ही उसमें व्हिप जारी होता है। वहां एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून भी वहां पर लागू नहीं होता है। तो अब आप देखिए ना कि उनकी पूरी रणनीति और उनके पूरी रणनीतिकार कांग्रेस के वहां पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने वहां चुनाव जीता है, शानदार बेहतरीन चुनाव जीता है। आप ना अपनी सरकार की साख बचा पा रहे हैं किसी। अब जो भेजे गए कांग्रेस के उम्मीदवार, सब लोग उनका नाम जानते हैं, वहां उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत नाराजगी है। उनके खिलाफ इस प्रकार की वहां बातें फैलाई गई कि ये बिल्कुल बाहरी है, उसका तो फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। जी। राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, 15 राज्यसभा की सीटें, जिसको लेकर कौन जीतेगा कौन हारेगा, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, कुछ देर का इंतजार आपको करना होगा। इस वक्त गिनती जारी है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत को लेकर सवाल बरकरार है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, ऐसे में कुछ खबरें जो छनकर बाहर आ रही हो, अभी तक की स्थिति क्या है? जी देखिए, काउंटिंग जो है वो 5 बजे शुरू होनी थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है ऑब्जेक्शन जो है रेज किया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर गए थे और उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुदर्शन बबलू, जो होशियारपुर से आए हैं, जिनको बाई चौपर जो है लेके आए शिमला, और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये
चुनाव आयोग के जो आदेश हैं उनकी अवहेलना है, उनकी वायलेशन है, क्योंकि ये जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो है वो की गई है। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से होशियारपुर से उनको लाया गया शिमला और फिर मुख्यमंत्री खुद जो है उनको लाने के लिए गए गाड़ी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन को, वो लिख के दे रहे हैं कि सुदर्शन बबलू का वोट जो है वो फिलहाल काउंट ना किया जाए और जब तक इसके ऊपर निर्णय नहीं हो जाता तब तक वोटों की गिनती जो है ना की जाए। अब इसको लेकर जो अंदर चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे, अपने आला अधिकारियों से बात करेंगे, तब ये मामला जो है ये डिसाइड होगा कि सुदर्शन बबलू का वोट जो है वो काउंट होगा या नहीं होगा। इसको लेकर काफी तीखी नोक-झोंक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं अंदर उनके बीच हुई है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी की स्थिति क्या है? काउंटिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है? के अंदर हैं जी बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। अभी फाइनल कॉल जो है वो ली जानी है चुनाव आयोग की तरफ से, बताया जाएगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हमें बताया कि अभी फाइनल कॉल जो है वो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो आला अधिकारियों से बात करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे कि इसमें सुदर्शन बबलू का जो वोट है अभी फिलहाल काउंट होगा या नहीं होगा। एक बात बता दें कि काफी तीखी नोक-झोंक जो है बीजेपी लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स के बीच जो है अंदर जहां काउंटिंग सेंटर है वहां पे हुई है। ये दलील तो बहुत ही कमजोर सी फिलहाल नजर आ रही है ना। कांग्रेस के वो विधायक हैं, तबियत उनकी ठीक नहीं थी, पंजाब के होशियारपुर के अमन अस्पताल में वो भर्ती थे। ऐसे में अगर वो एयर एम्बुलेंस के जरिए शिमला आ रहे हैं और कांग्रेस के ही उनके साथी उनको लेकर जा रहे हैं, सहारा लेकर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें ये कह देना कि साहब वोट प्रभावित हो गया, जबकि राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है, यहां पर तो गोपनीयता भी नहीं रखी जाती है, यहां पर तो विप भी लागू नहीं होती है इस रूप में कि पार्टी आप पर एक्शन ले लेगी अगर आप पार्टी के विप के अकॉर्डिंग किसी को वोट नहीं डालते हैं। तो ये जो फिलहाल दलील है वो कुल मिलाकर यहां पर कमजोर सी पड़ती हुई बीजेपी की नजर आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज हम समझने वाली बात है कि जिस तरीके से सुदर्शन बबलू के वोट के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो ये एक इंडिकेशन है, ये इशारा है कि कंटेस्ट जो है वो क्लोज हो सकता है। मुकाबला जो है बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच जो है वो क्लोज हो सकता है। जिस तरीके से पहले ही जो खबरें आ रही हैं कि कुछ एक कांग्रेस के विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है, मगर अभी तक की पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितने विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। क्या इतने विधायक हैं, सफिशिएंट नंबर्स में क्रॉस वोट किया है कि वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाएंगे उससे, या फिर पेज जो है फंसता हुआ नजर आएगा। नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई और अपडेट आएगा काउंटिंग शुरू होगी। इस आपत्ति पर जो बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई जा रही है सुदर्शन बबलू को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या रुख रहता है, हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। आज दोपहर तक बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट, जयराम ठाकुर जो है बाकायदा इस्तीफे की मांग कर रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के, और अब जब नतीजों की घड़ी नजदीक आ रही है तो फिर काउंटिंग ही डिले कर दी जाए, सुदर्शन बबलू का जो वोट है उसको रद्द कर दिया जाए, ये जिस तरीके की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्या लग रहा है मामला फंसता हुआ बीजेपी जितनी कंफर्टेबल नजर आ रही थी दोपहर में इस समय नहीं है? नहीं, देखिए, जहां तक मतदान की बात है तो चुनाव आयोग की तरफ से वृद्ध, विकलांग और अस्वस्थ व्यक्ति को चुनाव मतदान के लिए सुविधा मुहैया कराने की छूट चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है, चाहे कोई भी चुनाव। तो इसमें सुदर्शन बबलू जी को लेके जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है उसके पीछे और उनके क्या तथ्य हैं इसकी भी जानकारी नहीं है, वो सामने आने के बाद पता चलेगा कि उनकी आपत्ति किस विषय को लेके है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है रोमाना जी कि उसी जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश होती है जहाँ परिवार और पड़ोसियों के बीच में मतभेद होता है। अब आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में नाराजगी और उत्तर प्रदेश में पलायनवादी स्वभाव, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उपयुक्त साबित हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश के जिन 8 से 10 विधायकों की बात की जा रही है जिनका नाम भी क्रॉस वोटिंग में सामने आ गया है, उसमें 4 से 5 तो बाहुबली हैं जो बसपा, सपा और कांग्रेस से घूमते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश द्वार पे खड़े हुए हैं। इसके अलावा इधर हिमाचल में आप देखेंगे तो हिमाचल में 5 ऐसे विधायक हैं, यानी राजेंद्र राणा जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हरा के कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल प्रस्तुत किए थे, वो और सुधीर शर्मा सहित 5 विधायक नाराज है मंत्री नहीं बनाए जाने का। क्रॉस वोटिंग में उनके नाम सबसे आगे, उनके नाम है। तो अब आप देखिए कि जब क्षेत्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जब दोनों कमजोर होता है तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो आज हिमाचल
हिमाचल में देखने को बड़ी मिल बात रही है। आप कह रहे हैं सर। और फिलहाल स्थितियां कैसी पैदा हो गई हैं कि हिमाचल में तो राज्यसभा का चुनाव और सरकार बचाने का पूरा जोर लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पार्टी का अखिलेश, और 24 में क्या करेंगे अखिलेश, ये सवाल बड़ा हो गया। राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को क्रॉस वोटिंग का करंट। बड़ा सवाल ये कि राज्यसभा चुनाव में ये झटका लगने के बाद लोकसभा चुनाव में कैसे होगा बेड़ा पार। और इस सब के बीच एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ ने। 8वें जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था वो यही संजय सेठ थे। संजय सेठ जो अब जीत की कगार पर हैं, कह रहे हैं कोई पैकेज डील नहीं हुई है, सबने अपनी अंतरात्मा से वोट किया। ये पैकेज डील वाला जो आरोप है वो दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था और उसी पर ये पलटवार जो संजय सेठ कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने कोई पैकेट नहीं दिया। सुनिए। हमारे साथ में संजय सेठ हैं और देखिए वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, संजय त्रिपाठी हमारे साथ हैं। 3 सवाल होंगे और संजय जी के जवाब होंगे। मेरा पहला सवाल ये है, एकदम कंफर्म है जीत आपकी, कितने वोट पा रहे हैं? ये अभी मतपेटी खुलने वाली है, उसके बाद जीत सुनिश्चित होगी, लेकिन हमें अपने मन से मालूम है कि हम जीत रहे हैं। पैकेट बांटे हैं इसका आरोप लग रहा है, पैकेज दिया है। जिसको मिला हो उससे पूछिए, हमने तो किसी को नहीं कुछ दिया। संजय, अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगा गए हैं और साथ ही ये कह गए कि पता के रखना है पैकेज कितने का है, पैकेट कितने का है। ये उनसे ही पूछिए या उनके विधायकों से पूछिए, मुझे नहीं आप मालूम। बड़े करीबी रहे, कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनको मालूम होगा। मेरे अभी भी पर्सनल संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी भी अच्छे हैं। वीरेश, सवाल यह है कि राम और दाम दोनों आपके पास, और राम और दाम के नाम पे आपने इतना वोट ले लिया कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं 8वें उनसे ज्यादा 9वां पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नेतृत्व में इस वक्त देश का विकास हो रहा है, उसी की वजह से ये सारी जीतें हो रही हैं। एक आखिरी सवाल। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जगह जीत हो रही है वो सिर्फ उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है उसकी वजह एक से। आखिरी सवाल, ये जितने वोट आपको क्रॉस वोट करके पड़े हैं, ये अंतरात्मा की आवाज से पड़ गए या आपने भी कुछ आत्मा जगाने की कोशिश की उनकी? मैंने कहीं किसी से नहीं कोई बात की थी, उन्होंने खुद ही अपने मन से जो दिया होगा। मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसी के चलते ये जीत मिल रही है। संजय सेठ ने जो कहा है कमोबेश वही भावना हर राज्य से निकल कर आ रही है जहां पर इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है। अबे सर, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बताइए मोदी के नेतृत्व में काम या फिर विपक्ष नाकाम, आप किस रूप में देख रहे हैं? रोमाना जी में तो यही देख रहा था, कितने मासूम और भोले लोग हैं बेचारे ये। ऐसा लगता है धार्मिक समागम चल रहा है और सारे पापी और भ्रष्टाचारी अपने पाप धोने इनके यहाँ समा जाते हैं। देखिए, अभी पल्स की बात कर रहे थे, ईडी सीबीआई वैलेंटाइन डे पर एक प्रेम पत्र सौंपती है कि आपके खिलाफ ये आरोप है, और रोज डे पर भारतीय जनता पार्टी प्यार का इजहार करने सारे भ्रष्टाचारियों के पास पहुंच जाती है, बोले आइए साहब शामिल हो जाइए। ये देखिए इन अधर्मियों को कि चढ़ावा चढ़ाकर श्रद्धा खरीद रहे हैं ये लोगों की। आप देखिए तो बेशर्मी, खुले रूप से जो देश ने 10 सालों में देखा है, इस लूट तंत्र को, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए देश के लोग सामने आएंगे। और मैं, अभय जी अभी कह रहे थे, इस देश के सबसे मूर्धन्य और बौद्धिक संपदा है अभिषेक मनु सिंघवी। ये हिमाचल प्रदेश और देश का सौभाग्य है कि वो उस सदन में पहुंचे। उनकी विद्वत्ता का लोहा पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मानते हैं। उनका जीतना तो हर हाल में तय है और अनिवार्य है, लेकिन इस राज्यसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का बचा कुचा मुखौटा उतर गया। प्रधानमंत्री जी, आपके वक्तव्य और व्यवहार में जो जमीन आसमान का अंतर है वो चंडीगढ़ से लेकर इस राज्यसभा के चुनाव तक लोगों ने देख लिया है। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों के घड़ा फूटने वाला है 24 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ना, डॉक्टर अजय आलोक जो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब डॉक्टर अजय आलोक वो हिमाचल प्रदेश में जो बाहरी उम्मीदवार और आप वाले जो हैं, मतलब बीजेपी के जो आपके उम्मीदवार हैं, वो हर्ष महाजन साहब जो कह रहे हैं मैं तो यहीं का हूँ, हिमाचल का हूँ, और वो कह रहे हैं ये आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले तो मेरे अपने ग्रूम किए हुए हैं। ये जो आप इन फॉल्ट लाइंस पर खेल रहे हैं, अभय दुबे जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जी की तारीफ में उन्होंने जो बातें कही वो तो आपने सुनी ली, साथ ही साथ वो कह रहे हैं बीजेपी का मुखौटा उतर गया है। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रोमाना जी, मुझे कभी कभी लगता है ना कि राहुल गांधी जी बहुत मन्नतों के बाद लगता है मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। लोग दुर्लभ प्राणी हैं भाई साहब, ढूंढने से चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा। राहुल गांधी कहां से आ गए? निकाला है बात अभिषेक मनु सिंघवी की हो रही है, आप राहुल गांधी भी समझ में नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आगे खत्म कर रहा हूँ। सुनिए, मान लेने वाले लोग अभी जी सुन लीजिए ना, उसके बाद आराम से जवाब दीजिएगा। सुन तो लीजिए उनका तर्क क्या है। आइए अजय साहब।
जिसको इतनी भी समझ नहीं हो कि आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, उसको विलाप करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में मूर्धन्य और ज्ञानवीर और क्या पता नहीं क्या किन किन शब्दों से उन्हें शोभित कर रहे थे, उसी अभिषेक मनु सिंघवी को अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा के 6 महीने तक कांग्रेस पार्टी ने किस जुर्म में सस्पेंड किया था, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। तो कितने मूर्धन्य हैं, कितने हैं, किस आरोप में आपने हटाया था, सस्पेंड किया था कांग्रेस पार्टी से, ये भी बता दीजिए। ये बोलिए कि कांग्रेस पार्टी को अभी एक अच्छे वकील की जरूरत है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों की जरूरत है, इसलिए उनको हिमाचल से भेजा। क्यों भेजा उनको शहीद करने के लिए हिमाचल में? कर्नाटका से बुलवा लेते हैं। अपनी विपत्ति हमें दिखाइएगा तो हम तो संपत्ति बनाएंगे भाई। ठीक है, एक बात जान जाइए। ठीक है, ये अगर वो हार गए सिंघवी साहब, बड़ा कोर्ट में खरा भी मामला जवाब गड़बड़ा अभय दुबे जी जाएगा। दिया यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक ने। वो कह रहे हैं अच्छा। अपनी विपत्ति हमें दिखाएंगे, हम तो संपत्ति बनाएंगे। आइए। नड्डा जी नहीं लड़े हिमाचल से, वो तो वहीं से आते साहब, बुरी तरह हार कर वहां से जो कहां से लड़े नड्डा जी, बताइए ना कहां से आते हैं नड्डा जी? अरे साहब मुखोटे लगाना बंद कर दीजिए। सिंघवी को शहीद करने क्यों भेजा है? विपत्ति आई हुई है, वो नहीं बताएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को सस्पेंड क्यों किया था? देश पर विपत्ति आई हुई है। उस विपत्ति अभिषेक मनु सिंघवी मूर्धन्य व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को पार्टी से सस्पेंड क्यों किया था? मार के लहू लुहान कर दिया। उनका भविष्य लूट रहे हो, 57 लाख युवाओं का भविष्य क्या किया था उन्होंने? अग्निवीर लोग के नाम पर और सस्पेंड करने के बाद अब इतने प्यारे हो गए कि राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे सवाल मत पूछिए जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। मनोज काका जी के पास चलते हैं लेकर दर्शकों को। मनोज काका जी से जानते हैं फिर ये राज्यसभा में मतलब क्या 24 चुनाव का ट्रेलर दिख गया है? मनोज जी आइए। नहीं, राज्यसभा के चुनाव में 24 का ट्रेलर जरूर दिखा है रोमाना जी। जो लोग ये कहते हैं कि हम 400 के पार हैं, वो भी अपने हार से इतने बौखलाए हुए हैं और व्यग्र हैं कि विपक्षियों के विधायकों को खरीद रहे हैं। और जो अभी एक बयान आ रहा था कि उनके नेतृत्व से, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से जनता कितनी खुश है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो रोजगार मांग रहे हैं, जिनके आरओ का पेपर लीक है, पुलिस भर्ती का पेपर लीक है, जब वो रोजगार मांगने जा रहे हैं तो उन पर लाठियां चलाई जा रही है। और देश की सामरिक सुरक्षा की हालात यह है कि रेजंगाला जैसे जो हमारी चौकी थी, आज वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता सिर्फ उन्हीं के वैभव विलास को, अगर देश की आकंठ गरीबी भुखमरी को ही वैभव विलास समझते हो तो ये जनता तो मानती है। और ये जो उत्तर प्रदेश में वोट जिन लोगों ने करा, वो ये भी दिखाए कि वो उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जिसके नायक अखिलेश यादव है, वो उनके खिलाफ भी है। आज जो लोग हमें छोड़ के गए हैं, जो सामंती लोग छोड़ के गए हैं, उन लोगों के क्षेत्रों में अभी से विरोध शुरू है। और आपसे कह रहा हूं, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। उनको उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में उनकी जो पहचान थी, हमारे दलों की, हमारे गद्दारों की जो पहचान थी, तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की दी हुई थी। और आपसे कह रहा हूं कि उसमें से एक व्यक्ति दोबारा, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे राज्यसभा का हो, मुंह नहीं देखेगा। लोकसभा कहना भूल गया, क्योंकि सारे के सारे बिसात तो अब लोकसभा का मुंह देखने के लिए बिछाई जा रही है। अच्छा हुआ आपने लोकसभा का जिक्र यहाँ पर नहीं किया कि मनोज पांडे जिनका नाम लिया जा रहा है, वो जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी थे, उनके जरिए तो माना जा रहा है कि बीजेपी एक नहीं बल्कि यूपी के दोनों लड़कों को सबक सिखा देगी। वो रायबरेली की सीट जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त, उसी की घेराबंदी करने के लिए सबसे बड़े कदम के तौर पर या दाव के तौर पर मनोज पांडे का चेहरा सामने उभर कर आ रहा है। मतलब कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और यूपी में 80 में से 80 वाला स्ट्राइक रेट हासिल करने के लिए बीजेपी ने जुगत अभी राज्यसभा चुनाव में आपको लगता है लगा दिया? जो है वो एक ऐसी शतरंज है जो हमेशा इसमें खेल होता रहता है जी। वो बाजी कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, आपको उस शतरंज में अपनी सुरक्षा भी करनी है और अपना आक्रमण भी लॉन्च करना है। मसलन जब हिमाचल प्रदेश में एक सीट थी, आप हिमाचल प्रदेश के बाहर से आपका उम्मीदवार कितना भी अच्छा हो सकता है, अभी जीत हार का फैसला नहीं हुआ है, हो सकता कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाए, हो सकता हार जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो उसके खिलाफ कोई कांग्रेस में वहां बगावत हो सकती है, इसका पूर्वानुमान आपने, आपके नेताओं ने, रणनीतिकारों ने, आपके थिंक टैंक ने, आपके आला कमान ने क्यों नहीं लगाया? राजनीति की शतरंज में हमेशा विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अक्सर पराजित क्यों हो जाता है, ये एक ऐसा प्रश्न है। देखिए, इसमें दिमाग, इसमें अपने आप को सतर्क रखना, ये केवल संसाधनों का सवाल नहीं है,
ये केवल आगे देखने का सवाल है, सतर्क रहने का सवाल है। आपके आला कमान की नेतृत्व की क्या क्वालिटी है, आपके स्ट्रेटजिशियंस की, आपके रणनीतिकारों की क्या क्वालिटी है, ये उसका भी सवाल है। ये ऐसा बार बार लगातार हो रहा है, इसलिए ये चिंता का विषय है। मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं सर वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिमाचल में देखिए ना, कांग्रेस के पास आंकड़ा 40 और राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को पहुंचाने के लिए नंबर चाहिए था 35, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में से आपको जीतना चाहिए। बिल्कुल, बावजूद आपको आराम उसके से मामला यहाँ ऐसा फंसा हुआ नजर आ रहा है। सोते हुए जीत जाना चाहिए था, लेकिन अब ये दावा करना पड़ रहा है कि हम ही जीतेंगे। हाँ। हो सकता है आप जीत जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं, पता और कौन दावा जीतेगा, भी नहीं कौन किया हारेगा। जा रहा है, दावे के लिए भी कहा जा रहा है इंतजार कीजिए, नतीजा आएगा तब तस्वीर साफ हो जाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष है वो तो ये कह रही है कि स्वाभाविक नाराजगी है, वो तो स्वाभाविक नाराजगी की बात करती है हिमाचल में। राकेश शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को बड़े बारीकी से समझिए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नजदीकी संजय सेठ जी को कैंडिडेट बनाया, उनसे कहा कि हमारी वोट आपको, बाकी वोट की व्यवस्था कर लीजिए। संजय सेठ जी ने अपनी पुरानी पार्टी से ही तो वोट की व्यवस्था करेंगे। सही बात। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने वीरभद्र सिंह के सबसे नजदीकी हर्ष महाजन जी को अपना कैंडिडेट बनाया, उनसे बोला 25 वोट हमारे, 10 वोट की व्यवस्था आप कर लीजिए। अब हर्ष महाजन जी कहां से करेंगे व्यवस्था? उसी दल से करेंगे जिस दल में वो थे। तो इसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक जीत है, जिसको कांग्रेस समझ नहीं पाई। अब इसको दूसरे एंगल से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट करके जो लोग वोटिंग किए हैं वो लोकसभा चुनाव में, जैसा आप बोल रही थी, बहुत उनके लिए मुफीद साबित होंगे। जैसे मनोज पांडे सबसे मजबूत नेता हैं ऊंचाहार से, और ऊंचाहार से उनकी टिकट कटवाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बड़ा लंबी कवायद की, लेकिन अखिलेश जी उनको नहीं बदले। एक लाइटर नोट पर ही सर शो खत्म कर देते हैं, समय इतना ये कह दिया था ना मनोज काका जी ने कि कभी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, लेकिन लोकसभा वाला विकल्प उन्होंने भी खुला छोड़ दिया था। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए।